हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम जो 3.5 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 वो हम हल करने वाले हैं। हमने कल जो क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किया था, ठीक उसी प्रकार हम जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको भी हल करेंगे। वो देखिए हम किस प्रकार हल करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने, ठीक है, जैसे हम 3.1 में किया था, 3.2 में किया था, उसी प्रकार, ठीक है। यदि उनका अस्तित्व है हो तो उसे किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखो किसी बीजगणितीय विधि से, जिससे भी आपको सरल लगे उससे आप इसको हल कर लेना, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। भाई एक महीना का जो एक छात्रावास एक हॉस्टल है उसमें मासिक व्यय वो क्या एक भाग तो नियत है, तथा शेष यानी अतिरिक्त खर्चा कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। देखो इसमें दो भाग हो गई, नियत तो है ही है, हम एक तो नियत मान लेंगे और एक हम अतिरिक्त मान लेंगे, ठीक है। अब देखो अब एक कंडीशन दी गई है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उससे लिए गए भाई 1000 रुपये छात्रावास के वे करने के लिए अदा करने पड़ते हैं। अभी कितना रुपया? 1000 रुपया। देखो जो नियत है वो तो लगेगा, इसके अतिरिक्त तो 20 दिन का भोजन है वो भी उसको करने के लिए उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है उसको 26 दिन भोजन करना पड़ता है, इसको 26 दिन भोजन 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। और नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत खर्चा तो हॉस्टल का वो है ही है और अतिरिक्त खर्चा क्या है वो छात्र पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमने भाई मान लिया छात्रावास में जो भी कोई बच्चा रहता है उसने भाई नियत खर्चा हमने मान लिया x रुपये है। कितना है भाई उसका? हमने मान लिया भाई नियत खर्चा या फिर नियत व्यय, ठीक है, वो कितना है? x रुपये है, ठीक है। और अब उसमें बताया गया है कि और अलग लगेगा तो वो मतलब उसी छात्र पर डिपेंड है कि वो मतलब कितने दिन भोजन करता है। भोजन तो वो मतलब डेली करेगा, तो हम क्या कर देंगे प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय, ठीक है, व्यय या ठीक है मतलब व्यय या फिर मूल्य, तो हम लिख लेंगे y रुपये। अब देखिए कि उसने बताया कि जो भी मतलब उसने क्या बताया कि 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन? 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के लिए देने पड़ते हैं। तो प्रश्नानुसार हम लिख देते हैं, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि अब नियत व्यय तो है ही है, ये तो हमें लिखना ही है, उसके अंदर जोड़ा कितना जोड़ा जाए, यानी 20 दिन वो मतलब है प्रतिदिन का, तो हमारे पास y रुपये, वो कितने दिन करता है? 20 दिन का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20y। अब ये देखिए ये भी रुपये हैं और पूरे भी कितना है? रुपये हैं, तो रुपये बराबर है रुपये। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1, ठीक है ना। तो एक हमें कंडीशन दी गई है कि एक दो छात्र बी है, ये जो छात्र हमारे पास कौन सा है? बी छात्र है। वो क्या करता है कि 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो दूसरी शर्त क्या हमारे पास है? नियत तो लगेगा उसका भी, लेकिन उसने कितने दिन भोजन किया था? 26 दिन भोजन किया था। कितने दिन? 26 दिन। एक दिन का y रुपया, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा? 26y। और टोटल कितना हो गया भाई? 1180 रुपये हो गया। कितना हो गया? 1180 रुपये। हमारे पास हम एक नंबर 2 हो गई। आपको इस प्रकार समझ के करना है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को किसी भी जो विधि है उसे हल कर सकते हैं। जो बीजगणित की प्रतिस्थापन है, विलोपन है, जो भी आपको सरल लगेगी उससे। देखिए हम इसको यदि विलोपन विधि से हल करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर y में जो भी चर आएगा उसका हम मान निकाल लेंगे, फिर उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। देखिए मतलब है अब जो फिजूल की जो बातें इसमें लिखने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। उसने 26 दिन भोजन किया, नियत ये और वो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस प्रकार समझ में आ गया, ठीक है ना। नियत हमें जोड़ना है, नियत और प्रतिदिन का टोटल मिला के इतना हुआ है, ठीक है। और नियत तो देखो इसमें भी और इसमें भी है। अब एक दिन का भोजन इतना रुपये लगता है, उसने 20 दिन किया तो ये 20 लिख दिया, तो उस एक ने 26 दिन किया तो ये 26 लिख दिया, और टोटल रुपये इसके बराबर होने वाले, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं इसको विलोपन विधि से। हम क्या करते हैं, समीकरण 1100 से ज़्यादा है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण को 1 घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x
प्लस 26y बराबर कितना होता है 1180, और यहाँ पर लिख देंगे अब x प्लस 20y बराबर कितना होता है 1000। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का होने वाला है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 6y, कितना बचेगा 6y, और यहाँ पे कितना बचेगा 1180 में से पूरा हम घटा देंगे, हमारे पास कितना बचेगा भाई 80 बचने वाला है। कितना बचेगा 1180 है ना, तो हमारे पास बचेगा 180। कितना बचेगा 180। तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। y का मान हमारे पास कितना आएगा 180 बटा 6, तो 6 3 18 और 1 0 आगे लग जाएगा, तो हमारे पास आएगा y बराबर 30 रुपये। कितना आएगा y बराबर 30 रुपये, क्योंकि हमने प्रतिदिन जो भोजन का भी हमने माना था y है, तो एक दिन का हमारे पास खर्चा है 30 रुपये हमें प्रतिदिन देने पड़ते हैं भोजन के लिए। ठीक है, यदि हम y का मान जो मतलब जो हॉस्टल का जो नियत खर्चा वो क्या है भाई, देखते हैं हम। यदि y का मान समीकरण किस में रखें हम, कि एक में रखने पर, एक में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, एक में रखने पर विलोपन विधि बहुत ही सरल होती है वैसे। ठीक है, और रखने पर तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं, 30 आया था ना, तो x प्लस 20 गुणा 30 और बराबर कितना है 1000। देखिए x प्लस 3 दूनी 6 यानी कितना होगा 600 बराबर हमारे पास है 1000। तो x बराबर है 1000 में 600 घटाने में कितना बचेगा हमारे पास 400 रुपये बचने वाले हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिदिन भोजन का खर्चा तो हमारे पास है 30 रुपये, और हॉस्टल का जो नियत जो खर्चा है वो हमारे पास कितना है 400 रुपये है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मतलब आप है ना यहाँ पे वो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप जो लाइन है वो लिख देना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 कब होती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। वो ये बहुत ही सरल सा सवाल है। देखिए हमने मान लिया भाई कि 2 नंबर क्वेश्चन में है कि माना भिन्न हमारे पास है x बटा वाई, x बटा क्या है हमारे पास है y है, यानी अंश x और y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार इसमें बताया गया है कि 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो x माइनस 1/y तो क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। इसको हम यदि थोड़ा सा हल कर लें तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा y। इसको हम लिख देते हैं 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर कितना कर दें 3 कर दें। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। इसी प्रकार देखिए दूसरी बात है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x बटा कितना हमारे पास y प्लस 8 कितना हो जाता है हमारे पास 1/4, कितना हो जाता है 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम यदि हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस कितना हो जाएगा y बराबर कितना है 8। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 2। अब आप देखिए कि यदि अब y का भी गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक कितना है 1 है, तो आप ऐसा करना कि इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दें। तो हम देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है, मतलब जो भी एग्जामिनर वो इसको समझ लेगा। अब आप देखिए कि 4x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है, और ये 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। इसको आपको घटाना है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होने वाला है, यहाँ पर माइनस होने वाला है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4x में से 3 घटाने पर क्या बचेगा x, और 8 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा 5। तो x बराबर हमारे पास आया 5। तो अंश है वो तो हमारे पास 5 है। और इसी प्रकार यदि हम x का मान समीकरण किस में भी रख दीजिए, 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, तो ये आप इसके अंदर मान रख दीजिए। तो यहाँ पर रख देंगे हम 3 × 5 माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, 5 3 15 माइनस वाई बराबर कितना होने वाला है 3। तो आप देखिए यदि मैं y को इधर लेके जाऊँ 15 माइनस 3 बराबर y, और इसको यदि हम हल करें तो y बराबर हमारे पास कितने आने वाला है 12। कितना आने वाला है
12। तो हम यहाँ कर लेंगे अतः भिन्न क्या हो गया हमारे पास 5/12, 5/12। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। भाई एक टेस्ट लगा था, उसमें कितने अंक किए? 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी एक जो क्वेश्चन सही हुआ तो उस पर 3 अंक मिले, ठीक है, तथा अशुद्ध यानी गलत होने पर उसको 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। कितना करता है भाई? 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार हल करते हैं। तो हमें अंक दिए गए हैं तो हमें और उस पर हमें क्वेश्चनों की संख्या पूछी है। तो हम मान लेते हैं कि सही क्वेश्चन कितने किए और गलत क्वेश्चन कितने किए, हम इस प्रकार मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या है हमारे पास x, और यश द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या हमारे पास है y है। हमारे पास कितनी है? y है। तो अब आप देखिए इसमें बताया गया है कि 3 अंक मिले, सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं, तो सही उसने कितने % किए? x, और गलत कितने किए? y, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन क्या थी कि उसने प्रश्न जो हल किए थे उसमें क्या है कि 3 अंक मिले, यानी सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिले, 40 अंक अर्जित किए उसमें से 3 अंक मिले। तो 3 कितने क्वेश्चन अंक मिले भाई? उसने x क्वेश्चन हल किए थे तो सही करने पर 3 अंक मिलते हैं, तो हम कर देंगे 3x। तो ये क्या हुए? अंक हो गए, यानी कि मैंने भाई एक क्वेश्चन 3 नंबर का था और मैंने क्वेश्चन किए 5, तो टोटल नंबर मेरे कितने हुए? 15। तो ये अंकित हुए पूरे, तो ये भी अंक है, ठीक है। और उसने क्या किया कि अशुद्ध उत्तर देने पर उससे 1 अंक की कटौती हुई। क्या हुई? कटौती हुई। टोटल तो उसने इतना प्राप्त किया था और 1 यदि गलत हो गया तो उसने कटौती हुई, वो कितनी की हुई? 1 की। तो 1 तो क्या था? अंक, और y हमारे पास कितनी है? पर्सन है। तो टोटल अंक कितने हो गए? y। कितने हुए? y। तो टोटल ये भी अंक, तो ये अंक के बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात हमें क्या दी गई है, हम लिख देते हैं एवं दूसरी बात हमें दी गई है कि 4 अंक सही उत्तर पर मिलते हैं। कितने पर? तो सही क्वेश्चन कितने किए थे? x, तो उसको मिलने भाई 4x। गलत कितने किए? y, तो y करने पर उसको कितने मिलते हैं? 2 अंक कटते हैं। कितने कटते हैं? 2। तो एक मतलब क्वेश्चन हमारे पास y है और उसने 2 अंक दिए, 2 अंक मतलब उसको कटते हैं उसके, तो हमारे टोटल अंक कितने हो गए? 2y। तो बराबर कितने हो जाते हैं हमारे पास? 50। ये भी अंक और ये भी अंक। समझ में आ गई बात है। अब देखिए, अब आपको किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने इसको हल करते हैं, यदि इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें तो ये मान आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 2 से गुणा कर देते ताकि इसका जो y का गुणांक यदि बराबर हो जाए, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखिए इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं और इसको समीकरण नंबर हम 2 देते हैं। तो समीकरण 1 को कितना से? 2 से गुणा करने पर, तो हमने इसको इससे गुणा कर दिया, कितना? 6x हो जाएगा, ये माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। देखिए 6x कितना है? 6x माइनस 2y बराबर 80, ठीक है। और ये हमारे पास है 4x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा? 2x, और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बराबर कितना बचेगा हमारे पास? 30 यानी 30 समझने वाले, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना होगा? 15। अब देखो 15 क्या थे? तो 15 तो उसने सही क्वेश्चन किए थे, x तो हमारे क्या पास थी? सही क्वेश्चन की संख्या थी, तो उसने
15 क्वेश्चन सही किए। अब देखो यदि हम y का मान निकाल लें, फिर हम वो जोड़ देंगे तो हमें प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी। तो x का मान है समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं रखने पर। तो 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर कितना है 40 है। 15 तिया कितना होता है 45 माइनस वाई बराबर कितना होता है 40। ये वाई को इधर लेके जाएं तो 45, ये माइनस इधर आएगा, 40 बराबर कितना हो जाएगा। तो वाई बराबर हमारे पास बचने वाले हैं 5। तो उसने गलत क्वेश्चन किए थे 5। कितने किए थे 5 क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, तो अतः कुल प्रश्नों की संख्या, हमने सही क्वेश्चन क्या माने थे x और गलत कितने माने थे y। तो दोनों की संख्या हमारे पास कितनी है 15 + 5 बराबर 20। टोटल क्वेश्चन कितने थे हमारे पास 20 क्वेश्चन थे। तो उसने 15 क्वेश्चन तो सही किए और 5 क्वेश्चन गलत किए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 20 क्वेश्चन थे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यानी 2 स्थान है A और B और वहाँ से 2 कार है, वो दो कार वो चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, यानी दोनों कारों की चाल वो अलग अलग है, से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी एक ही दिशा में चला तो वह कितने घंटा मिल रहा है 5 घंटा। और दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस प्रकार हल करते हैं। हल करने से पहले आपको बता दिया जाए कि 5 घंटे पश्चात मिलते दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखो कि इसमें हमें एक ही दिशा की तो दे दी है और एक थोड़ा सा सवाल और बाकी है, उसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है। वो क्या है हेड किया गया इसके अंदर, मतलब वो लिखावट में नहीं है। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो कार है जब वो विपरीत दिशा में चलती है, तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जब विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो अब देखिए हम इसको किस प्रकार समझते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास 2 स्थान है A और B है और इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास है 100 किलोमीटर। कितनी है 100 किलोमीटर है। अब एक कार तो यहाँ पर है और एक कार ये हमारे पास है यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए और दोनों कार है वो भिन्न भिन्न चालों से चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए जो ये कार है उसकी चाल हमारे पास है x और किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, और इसकी चाल हमारे पास है y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए यदि ये दोनों कार एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, देखिए यहाँ से ये भी इधर जा रही है और यहाँ से ये भी इधर जा रही है। मान लीजिए ये दोनों कार यहाँ तक आ पहुँची है, हमारे पास कोई बिंदु कोई C है। ठीक है, और अब देखिए तो हमें क्या बताना है। अब ये कार है यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगता है। दोनों को 5 घंटे ही लगते हैं। कितने लगते हैं 5 घंटे ही लगते हैं दोनों को। ठीक है, तो 5 घंटे पश्चात वो मिल जाती है। तो अब अब जो ये कार थी वो कितनी दूरी तय करी, ये कार है वो कितनी दूरी तय करी, वो हम देखते हैं कि जो ये कार है वो यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करती है। देखिए कि हमारे पास एक सूत्र होता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। क्या होता है हमारे पास से दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी में ज्ञात करनी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। यदि हमारे पास कार एक की यदि हमें दूरी कितनी मतलब तय की वो ज्ञात करनी है तो हमें क्या लिखना है कार एक की चाल कितनी है x, समय कितना लगेगा 5 घंटे लगता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गई ये 5x, ये दूरी हमारे पास आ गई 5x। ठीक है, तो एक यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी तय करी उसने 5x, और इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी तय करी ये भी 5 घंटे में तय करी और y चाल से की थी, तो इसकी दूरी हो जाएगी हमारे पास 5y। यानी चाल हम यहाँ पर रख देंगे और समय ये था ही, तो हमारे पास हो जाएगी 5y। अब देखो अब आपको हमेशा याद रखना है कि यदि यानी समान दिशा में चाल हो तो चालें क्या होती है घट जाती है। चालें क्या हो जाती है घट जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले की ये थी और दूसरे की ये थी, चाल
समझ में आ गई बात है। तो हमें इस प्रकार इसको लिखना है, लेकिन हमें चाल दी गई है, हमें क्या दी गई, हमें जो है दूरी दी गई है। तो देखिए कि 5 अक्स है, देखो 5 अक्स हम क्या करेंगे, घट जाती है ना, तो चाल घटी उसकी दूरी भी घट जाएगी। तो 5 अक्स माइनस हम क्या करेंगे 5 वाई, टोटल दूरी कितनी थी भाई 100 किलोमीटर थी, कितनी थी 100 किलोमीटर थी। तो ये भी दूरी दोनों दूरी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम इसको इस प्रकार हल करने वाले हैं। और हमें विपरीत दिशा में चलती है तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि चालें जुड़ती है, चालें क्या होती है, जुड़ती है। एक्स प्लस हम वाई करेंगे, लेकिन हमें दूरी दी गई है, हमें क्या दी गई है, दूरी दी गई है। तो हमें जो भी दूरी है ये 5 अक्स है और ये कितनी है 5 वाई, कितनी है 5 वाई बराबर, नहीं 5 वाई नहीं, जो चाल है वो लिखनी है हमें। तो हम चाल लिख देंगे, चाल क्या करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो हमें दूरी बताई गई, तो इसलिए पहली कंडीशन हमें दूरी को लेके किया था, और हमें अब चाल बताई गई है, यानी 1 घंटे पश्चात, यानी वो क्या आती है, यानी विपरीत चले तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, तो उनकी चाल हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। अब देखिए हम क्वेश्चन को किस प्रकार लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ए स्थान से चलने वाली कार की चाल हमने लिख दी x किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी लिख दी x किलोमीटर प्रति घंटा। और बी स्थान से चलने वाली कार की चाल है हमारे पास है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए और ए और बी के बीच की स्थानों की दूरी हमारे पास कितनी है 100 किलोमीटर है, वो हम इसको लिख देंगे। और ए व बी के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, कितनी है भाई 100 किलोमीटर है। और समय कितना लगता है, यानी एक स्थान पर पहुंचने के उसको हमें समय दिया गया है, हम लिख देते हैं समय बराबर हमारे पास है 5 घंटा, कितना हमारे पास है 5 घंटा है। अब देखिए हम इसको किस प्रकार लिखते हैं कि जब पहली स्थिति है कि जब समान दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है, यानी कि जब कार समान या फिर एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो हम इसको किस प्रकार लिख देते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया, इसको आपको इस प्रकार समझना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो अब इसकी ये चाल है और ये समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी 5 अक्स, और इन दोनों की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 वाई, और दोनों का अंतर है वो कितना होगा 100। तो ये भी दूरी, तो अब इसको थोड़ा सा हम हल कर देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 20 पंजो 100 होता ना, तो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 1। अब देखिए दूसरी हमें कंडीशन है कि जब कार विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, 1 घंटे पश्चात मिलती है। अब यहाँ पे देखिए आपको टाइम कितना दिया गया है 1 घंटा दिया गया है, तो 1 को हम x से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा x ही रहेगा, यानी 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही तो रहने वाला है, यानी x रहने वाला है तो x दूरी हो जाएगी। 1 को हम यदि y से गुणा करेंगे हमारे पास कितनी आ जाएगी y दूरी, तो विपरीत में चलने पर क्या होती है वो जुड़ जाती है। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब देखिए समीकरण 1 और हम 2 को हल किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों, इसका भी गुणांक 1 1 है, इसका भी गुणांक 1 1 है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर कितना है 20 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, और इसको यदि हम हल करें तो हमारे पास कितने आने वाले हैं 60, कितने आने वाले हैं 60। अब देखो x क्या थी, ए स्थान से चलने वाली कार की चाल थी, तो 60 किलोमीटर प्रति
घंटा। समझ में आ गई बात है। अब यदि अक्स का मान हमें चाल याद करनी थी। अब अक्स का मान है, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, अक्स का मान है, समीकरण है, ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है ना, ऊपर का। तो अक्स का मान समीकरण है, हम किस में रख देते हैं भाई, एक में रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो एक में अब देखो किस प्रकार रखते हैं। तो अक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पे कितना था 60 माइनस वाई बराबर है 20। तो इसको हम हल करेंगे, 60 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा वाई, यहाँ पे कितना बचेगा 40, कितना हो जाएगा वाई। तो वाई बराबर हमारे पास आने वाला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या थी, चाल थी। तो 20 स्थान से जो कार चली थी उसकी तो चाल थी 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए स्थान से चली थी उसकी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और उसको भी हल करते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। हमें बात बताई गई है कि 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है यदि उनकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि कोई एक हमारे पास है आयत है और उसका क्षेत्रफल कब कम होता है, जब उसकी जो लंबाई तो 5 इकाई बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई नहीं 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अब इसमें दोनों को बढ़ाया गया है तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है। तो आयत की हमें विमाएँ ज्ञात करनी है। देखिए किस प्रकार हल करना है। तो हमने मान लिया कि कितना नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर था। तो माना आयत की लंबाई हमने मान ली भाई कितनी है, x इकाई है, कितनी है x इकाई है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है हमारे पास, y इकाई है, कितनी है y इकाई है। अब हमें बताया गया है तो हम देखो पहले इसका क्या करते हैं, हम जानते हैं कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या, क्यों क्षेत्रफल की बात हुई है तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है हमेशा। तो x गुणा y वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताया गया है, प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। तो पहली कंडीशन हमें दी गई है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कम होता है यानी एक्स वाई होता है, ये एक्स वाई इसमें हम घटा देते हैं, कितना 9 घटा देते हैं। कब घटा दिया जाता है, जब उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है 5 इकाई कम हो जाती है, और चौड़ाई है वो कितनी हो जाती है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। 3 इकाई क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि मतलब जो क्षेत्रफल है उसमें अब 9 इकाई कब कम होता है, जब उसकी लंबाई, अब देखो ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्या है क्षेत्रफल ही तो है, ठीक है। ये दोनों क्षेत्रफल क्या होता है आपस में बराबर होता है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। एक्स वाई है, अब देखो एक्स वाई माइनस 9, इसको हम हल करें। एक्स को यदि वाई से गुणा किया जाए तो एक्स वाई, एक्स को 3 से गुणा किया जाए तो 3x, माइनस 5 को वाई से गुणा किया जाए तो माइनस का 5y, माइनस को 3 से गुणा किया जाए तो माइनस का 15। अब आप देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास माइनस का 9, यहाँ पर बचा, चलो ठीक है हम इसको इधर लेके आते हैं, हमारे कितना हुआ ये 15 माइनस 9, और ये बचा हमारे पास 3x माइनस 5y। तो इसको हम हल करते हैं तो 3x माइनस 5y बराबर हमारे पास कितना बनता है 9 और 6 कितना होता है 15, तो कितना बनता है हमारे पास 6। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। इसी प्रकार देखिए आपको एक कंडीशन और दी गई है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ कि क्षेत्रफल कब बढ़ता है कि जब उसकी लंबाई में तो 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 2 इकाई की क्या है वृद्धि कर दी जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल ही तो हुआ, तो उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। देखो आपको अब दिखाई दे रहा होगा कितना हो जाता है, हो जाती है। अब देखो हम इसको हल करते हैं कि x को y से गुणा किया जाए तो xy, और x को 2 से गुणा किया जाए तो 2x, 3 को y से गुणा किया जाए तो 3y, 3 को 2 से किया तो 6। यहाँ पर xy प्लस कितना हो जाता है 67,
अब आप देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y और बराबर यदि हम इसको हल करें तो हमारे पास कितना बचेगा 61 बचेगा, यानी 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो अब इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 2। अब देखिए एक पास हमारे पास समीकरण ये थी और एक थी हमारे पास ये, तो आप किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको कौन सी विधि से हल करें, इसको हम विलोपन से हल कर लें इसको। तो विलोपन से हल करेंगे तो देखिए आप, यदि हम अक्स का गुणा बराबर करना चाहें तो इस समीकरण को तो हम 3 से गुणा करेंगे तब 6 होगा, और इस समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे तब हमारा ये 6 होगा। तो हम विलोपन से हल करते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 गुणा हम करते हैं इसको 2 से, एवं समीकरण 2 को गुणा करते हैं हम 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब देखिए आप किस प्रकार लिखते हैं इसको। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, देखिए पहले इसको हम 2 से गुणा किया था, तो 3 दूनी 6x, और यहाँ पर कितना है माइनस का 10 होने वाला है, और यहाँ पर 6 दूनी 12 होगा। अब देखिए इसको हम कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूनी हो जाएगा हमारे पास 6, और 3 3 कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 6 3 18, कितना हो जाएगा 183। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, गठा देते हैं। तो समीकरण ये तो आया हमारे पास 3 और ये हमारे हुआ 4, तो हम समीकरण 3 माइनस से समीकरण 4 करते हैं, समीकरण 3 माइनस से समीकरण क्या करते हैं 4। ठीक है, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा। तो अब आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा माइनस का 10, ये माइनस का 9, तो माइनस का 19y बराबर ये कितना होगा हमारे पास, ये प्लस का 12, ये माइनस का 100 इतना है। तो कितना बचने वाला है, 3 में से 2 जाने पर 1 बचेगा, 8 में से 1 जाने पर कितना बचेगा 7, और ये हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 171। तो अब हम देखिए माइनस का बचने वाला है ना, माइनस का 171, अब माइनस माइनस ये तो हो जाएगा कैंसिल। फिर हम क्या करेंगे y बराबर 171/19। ठीक है, तो 19 का हम यदि भाग दें तो हमारे पास कितना आने वाला है, 19 9 171 होता है, कितना होता है 19 9 171। तो y बराबर हमने क्या माना था, इसकी जो चौड़ाई मानी थी, तो हमारे पास आ गई इतनी इकाई। तो चौड़ाई तो कितनी है हमारे पास 9 इकाई। यदि हम y का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी। देखिए तो मैंने यहाँ पर रख दिया कि y का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं, समीकरण हमारे पास 1 ये है, तो जहाँ जहाँ y है हम वहाँ पर क्या रख देंगे 9 रख देंगे। तो देखिए 3x माइनस y रखेंगे तो 5 गुणा 9 बराबर कितना होगा 6। तो इसको हम हल करेंगे तो 3x बराबर है 3x माइनस 9 5 कितना होता है 45 बराबर कितना होता है 6। तो अब इसको हल करेंगे तो 3x बराबर कितना होगा 6 और 45 कितना होने वाला है 51। तो x बराबर कितना होगा 51/3, और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 17 इकाई, कितना होगा 17 इकाई। ठीक है, तो आयत अक्ष कितने क्या था हमारे पास लंबाई थी, तो हम लिख देंगे अतः आयत की लंबाई तो हमारे पास होगी 17 इकाई, और उसकी चौड़ाई कितनी बनने वाली है 9 इकाई। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, और यदि नहीं आए हैं तो आप मुझको कमेंट करना और मैं वीडियो आपको वापस बना के दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम अगला जो प्रश्नावली नंबर है 4, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो धन्यवाद।